नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्र और आप देख रहे हैं जोहर झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 10 लाख का इनामी नक्सली आत्मसमर्पण करेगा। महाराज प्रमाणिक पुलिस के सामने ये सरेंडर किया जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर जोनल कमेटी का कमांडर ये रह चुके हैं महाराज प्रमाणिक, जिसकी बात कर रहे हैं। नक्सली कमांडर सरायकेला के कुकुर रूहाट में ये मोस्ट वांटेड था। लांजी के साथ कई तरह की वारदातों को अंजाम इसने दिया था। नक्सलियों ने महाराज को भगोड़ा घोषित किया था। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां लांजी के साथ साथ कई वारदातों को अंजाम इस नक्सली ने दिया था। वो खुद का आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है और उसकी तरफ से आत्मसमर्पण किया जाएगा। 10 लाख का इनाम भी इसके ऊपर रखा गया था, लेकिन महाराज प्रमाणिक पुलिस के सामने आज सरेंडर कर देगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई कि 10 लाख का इनामी नक्सली खुद को आत्मसमर्पित करने को तैयार है, क्या कुछ अपडेट है? कब तक ये खुद को आत्मसमर्पित कर देगा पुलिस को? जी सुबह बता दें कि थोड़ी देर बाद ही जो दुर्दांत नक्सली कमांडर है वो पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने जा रहा है और उसी को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें कि ये 10 लाख का इनामी है और ये सरेंडर पॉलिसी से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर झारखंड पुलिस के शरण में आया है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो महाराज प्रमाणिक था उसके खिलाफ कई मामले हैं, जिसमें 5 पुलिस कर्मियों की हत्या का भी मामला इससे जुड़ा हुआ है। लांजी ब्लास्ट हो या फिर तमाम तरह के बड़े नक्सली वारदात को अंजाम देने में इस दुर्दांत का हाथ रहा है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों ही करीब अगस्त में ही जिस तरह से तमाम बातें उठी थी कि महाराज प्रमाणिक पुलिस की शरण में आ रहा है और यहाँ पर आत्मसमर्पण कर सकता है, जिसके बाद नक्सलियों के द्वारा भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था जिसमें कि इसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और उसमें कहा गया था कि कई सामानों को वो लूट कर फरार हो गया है। तो आज पुलिस उसे कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर रहा है, जिसमें देखना होगा कि अब उसके पास जो जानकारी मिली है AK-47 एक हथियार जो है उसके पास रहा है और ये आज भी वो प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो कहा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि है। ओम प्रकाश, जब ये खुद को आत्मसमर्पित करेंगे उसके आगे पुलिसिया कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी? जी बता दें कि आत्मसमर्पण के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भी भेजा जाएगा, जहां से फिर कोर्ट में तमाम प्रोसीड्योर चलेंगे और उसके बाद जो कोर्ट का आदेश होगा, जिस तरह से जो भी सजा इस पर मुकम्मल की जाएगी वो तमाम चीजें होंगी। और साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे, जो आत्मसमर्पण नीति के तहत जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत जो तमाम सुविधाएं मिलती हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई की हो, जमीन की हो, इन तमाम सुविधाओं को और कुछ जो कैश होते हैं वो भी दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो भी अपने स्तर पर चलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे थे। और चलिए अब बात करते हैं जज उत्तम आनंद मामले की सुनवाई की। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई है। सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि पूरी घटना में मोबाइल चोरी की बात सामने आ रही है। सीबीआई के पक्ष से हाईकोर्ट नाराज है। सीबीआई नहीं पहुंच पाई मामले की तह तक। हाईकोर्ट ने नार्को टेस्ट का हवाला देकर साफ तौर पर कहा है कि नार्को टेस्ट में आरोपियों ने यह स्वीकार किया था पूरे होशो हवास में और जानकारी के साथ आरोपियों ने ऑटो में टक्कर मारी थी। घटना के वक्त जज के हाथ में रुमाल, मोबाइल नहीं था। हाईकोर्ट ने ये तमाम बातों की चर्चा की है। सीबीआई का पक्ष जानने के बाद कोर्ट की मौखिक टिप्पणी मोबाइल चोरी की बात आरोपियों को बचाने वाली लगती है। मामले की सुनवाई 1 हफ्ते बाद पर होगी। और इस वक्त इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है कोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट सीबीआई के तमाम जवाबों से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में आज क्या कुछ कार्रवाई हुई कोर्ट में और आगे क्या कौन सी तारीख मुकर्रर की गई है? देखिए, आज जैसे इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई, सीबीआई को से बताया गया कि ऐसा लगता है कि मोबाइल चोरी की घटना जो है
इस पूरी वारदात के पीछे, जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखें, नार्को टेस्ट को देखें, तो किसी चीज से यह साबित नहीं होती है कि इस घटना के पीछे मोबाइल चोरी की वारदात है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप नार्को टेस्ट में देखेंगे, जिसमें साफ लगता है कि जिस तरीके से नार्को टेस्ट में आरोपियों ने कहा कि उन्हें होश हवास था कि वो किसे टक्कर मारने जा रहे हैं, जिसे वो टक्कर मारने जा रहे हैं वो जज हैं, तमाम चीजों को कोर्ट ने कहा। जिसके बाद कोर्ट ने एक गंभीर टिप्पणी भी की कि मोबाइल चोरी की बात से ऐसा लगता है कि शायद आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में एक बड़ी बात इसमें ये भी सामने आई कि जैसे शुरुआत में जैसे ही आपको कोर्ट ने, सीबीआई ने ये जानकारी दी कि मोबाइल चोरी की बात है, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि मोबाइल चोरी की बात के पीछे में आप ये बात कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें इसके पीछे तर्क है। तो इसमें सीबीआई की ओर से वास्तव में अभी तक सीबीआई कोई ऐसा, इसमें कोई क्लू ऐसा कुछ नहीं ढूंढ पाई है जिसके पीछे में सीबीआई को यह लगता है कि घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया है। जबकि इसमें कोर्ट बार बार सीसीटीवी फुटेज का हवाला दे रहा है। साथ में कोर्ट ये भी कह रहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इसमें साफ कहा है कि घटना के वक्त जिस सीबीआई जो आधार कर रही है कि मोबाइल चोरी की घटना के पीछे में, जज के हाथ में उस समय घटना के वक्त मोबाइल हाथ में था ही नहीं, एक रुमाल था। तो ये तमाम चीज आधार से, और प्लस इसमें एक बात आप पिछली कई सुनवाई में भी आप देखे होंगे, कोर्ट ने कहा कि अगर सीसीटीवी फुटेज तो गौर से देखिएगा तो जिस तरीके से पीछे से टक्कर मारी गई है, नहीं लगता है कि ये कोई अनायास ऐसी घटना है जो घट गई। इसके पीछे मंशा स्पष्ट नजर आती है। साथ में ये दिखता है कि घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया, पूरे सोच और होशो हवास के साथ अंजाम दिया गया है। ये कोर्ट मानकर चल रहा है, चूंकि इसके पीछे सीसीटीवी फुटेज है। हर बार सीबीआई की ओर से ये कहा भी गया कि जितने लोगों के सीबीआई ने पूछताछ में बयान दिए, नए तथ्य सामने आएंगे, लेकिन हर बार जब सुनवाई सामने आ रही है, तो हर शुक्रवार को सुनवाई होती है, तो बात मोबाइल चोरी की ही बात सामने आती है। जिसके बाद आज कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी कि शायद ऐसा लगता है कि मोबाइल चोरी की बात जो आप कर रहे हैं जांच में, संजय, अगली तारीख की बात कही गई है कि 1 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी, लेकिन अगली तारीख कौन सी होगी? जी, ये सुनवाई हर दिन जो है, हर शुक्रवार को इसकी सुनवाई होती है, और 1 हफ्ते का मतलब कि अगले शुक्रवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। और देखना है कि अगले शुक्रवार को हर बार जो प्रगति रिपोर्ट कोर्ट को सीबीआई दे रही है, अगली बार जब इस मामले की सुनवाई होगी शुक्रवार को, तो क्या कुछ नया सामने आता है। क्योंकि पिछले 3 सुनवाई से जो हम लोग देख रहे हैं, बात मोबाइल चोरी पर ही चल रही है, और अगले सुनवाई में देखेंगे कि वास्तव में सीबीआई की ओर से क्या नई जानकारी दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको जज उत्तम आनंद मामले को लेकर बता रहे थे। और चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में वैक्सीनेशन की गति को रफ्तार देने के लिए स्वास्थ्य महकमे की ओर से आए दिन नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन ले सके। और इसी को लेकर अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी लुभाया जा रहा है। जो स्वास्थ्य कर्मी 100 वैक्सीन का डोज देंगे, उन्हें फूडिंग के लिए 100 रुपए दिए जाएंगे। हैं तो वो ठीक ही है। हम लोग तो अपने थ्रू नहीं ना बोलेंगे कि हम लोग को मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाह रहे हैं देने के लिए तो वो ठीक है। अगर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। और जितना भी वैक्सीनेशन होता है उसके थ्रू से। आप कब से कर रही हैं वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन जब से शुरू हुआ है उसी टाइम से करते हैं। पर डे औसतन आप कितने लोगों को वैक्सीन दे लेते हैं? पर डे वही 200-300 आदमी को दे देते हैं। वहीं लोहरदगा में कोरोना महामारी में मृत परिवारों को सहायता दी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने कोविड के दौरान मृत परिवार के सदस्यों को जल्द से जल्द आवेदन देने की अपील की है। महामारी के दौरान मृतक के आश्रितों को सरकार की ओर से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। लोहरदगा जिला प्रशासन के पास 88 लोगों के कोविड से मृत होने की सूचनाएं हैं। वहीं जिले में अभी तक 19 लाख रुपए की राशि कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को दी जा चुकी है। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 2020 से ही पूरा विश्व कोविड जैसी महामारी का दंश झेल रहा है। भारतवर्ष भी इसे छूता नहीं रहा है। झारखंड के लोहरदगा जिला का जहां तक सवाल है तो यहां पर कुल 88 मामले प्रकाश में आए हैं। झारखंड सरकार और भारत सरकार ने संयुक्त रूप से संज्ञान लेते हुए कोविड से मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000 मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कड़ी में कुल 88 आवेदन लोहरदगा जिला प्रशासन को प्राप्त हुए हैं। उन 88 आवेदनों में से 38 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। और गुमला जिला के भरनो प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात
बदस्तूर जारी है। जंगली हाथियों ने बीती रात सरगांव में ग्रामीणों के घर को ध्वस्त कर दिया, वहीं घर के अंदर रखे चावल को भी चट कर गए। भरनो प्रखंड के ग्रामीण जंगली हाथियों के आतंक से दहशत में हैं। यहाँ पिछले 15 दिनों से जंगली हाथियों के झुंड का तांडव जारी है। कई घरों को तोड़ चुके हैं, फसलों को बर्बाद कर चुके हैं। 2 महीने पहले तो एक ग्रामीण को हाथियों ने पटक पटक कर मार ही डाला था। वहीं पूर्वी सिंहभूम की चाकुलिया प्रखंड में 40 हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं विशालकाय मस्तमौला एक हाथी जो झुंड से अलग होकर अकेले ही तांडव मचा रहा है। इस विशालकाय मस्तमौला का नाम लोगों ने रॉकेट हाथी रखा है। बीते दिनों रॉकेट हाथी ने चाकुलिया के एफसी गोदाम के दीवार को तोड़ दिया और गोदाम में रखे गेहूं को बर्बाद कर दिया था। गोदाम के कर्मचारी और दूसरे लोगों ने छिपकर अपनी जान बचाई थी। बताया ये जा रहा है कि 40 हाथियों का झुंड गुड़ा बांधा प्रखंड में था, जो अब कोकपाड़ा रेलवे फाटक होते हुए सुनसुनिया जंगल में पहुंच गया है। तो हाथी भागने वाला ये तो देख भी नहीं रहा है, क्या हाथी कहां पर है, क्या कर रहा है, क्या क्षति कर रहा है, क्या नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो नहीं देख रहा है। पूरा जनता त्रस्त है, कोई अभी तक कुछ उसका निष्कासन नहीं कर रहा है। वीडियो को भी हम लोग जवाब देते हैं। वहीं बोकारो में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 30 रुपए की जगह 700 रुपए वसूली की जा रही है। फुसरो स्थित प्रज्ञा केंद्र के संचालक विश्वजीत पॉल 30 रुपए की जगह 700 रुपए लेते हैं। शिकायत मिलने पर बेरमो सीओ खुद आवासीय प्रमाण पत्र बनाने प्रज्ञा केंद्र पहुंच गए। बेरमो सीओ से भी 700 रुपए की डिमांड की गई, जिसके बाद बेरमो सीओ ने प्रज्ञा केंद्र को तत्काल बंद करने की बात कही। साथ ही रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी अनुशंसा की गई है। मैंने कहा कि सरकार के द्वारा 30 रुपया ही निर्धारित है, तो 700 रुपया किस चीज़ का? बोला कि आप मेरे कार्यालय आइए, प्रज्ञा केंद्र आइए, तो मैं बता दूंगा कि 700 रुपया कैसे लगता है। तो मैं अंचल निरीक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मैं उनके प्रज्ञा केंद्र में गया और मैंने पूछा कि 700 रुपया कैसे लगता है। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको मदद करता हूँ, इसलिए 700 रुपया लेता हूँ। तो उसके द्वारा 700 रुपया लेने का स्वीकार किया गया। इस संदर्भ में मैंने अंचल निरीक्षक को उस पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया हूँ और उसकी प्रज्ञा केंद्र जो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी लिखा। और झारखंड की खबर पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से बिहार के सियासी गलियारों से सामने आ रही है। जेडीयू के सूत्रों के हवाले से यह खबर है, जहां बीजेपी से समझौते पर जेडीयू ने डेडलाइन दी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने डेडलाइन आज की तय की थी। आज भर में बीजेपी से समझौते का इंतजार जेडीयू को रहेगा। समझौता अगर नहीं किया गया तो कल जेडीयू अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। कल यानी कि दिन के 12 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से इस बात की जानकारी दी जा रही है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने साफ लफ्जों में कहा है कि वो वहां भी सहयोगी दल के तौर पर बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो कल दिन के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जेडीयू की तरफ से जारी कर दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार के सियासी गलियारों से बता रही। और चलिए अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सिमडेगा से अगली खबर, जहां सदर थाना क्षेत्र की सायपुर बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में खून से लथपथ महिला सालो देवी का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस को लोगों ने बताया कि सालो देवी बस्ती के ही कुछ लोगों के साथ बैठकर देर रात तक शराब पी थी। आज सुबह सालो देवी का शव मिला है। सईपुर से एक महिला सालो देवी की हत्या की सूचना मिली है। ऐसा देखने से लग रहा है कि सर के कनपट्टी साइड में कुछ मतलब वजनी चीज़ से मार करके उसकी हत्या की गई है। तो जिसके घर में ये शव पाया गया है, आखिरी समय तक 2-3 लोगों के साथ वो महिला वहाँ दारू पीते देखी गई है। इस बात की पूरी संभावना है कि उन लोगों के द्वारा ही घटना की गई होगी
अभी प्रारंभिक रूप से उसको डेड बॉडी वगैरह का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, बाकी बिंदुओं पर भी और गिरिडीह में दीवार गिरने से 2 बच्चे दब गए। हादसा गांडेई प्रखंड के टुंडी रोड के डाडीडीह का है। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि कछेल गांव के रहने वाले कलाम अंसारी का 2.5 साल का बेटा सलमान अंसारी और कलीम अंसारी की बेटी जीना परवीन दीवार गिरने से दब गई। दोनों बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां सलमान अंसारी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गुमला में डुमरी थाना क्षेत्र के 9वीं की गैंगरेप पीड़ित छात्रा के परिजनों से बीजेपी नेता ने मुलाकात की। सहायता के तौर पर 1 क्विंटल चावल सहायता और पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष किरण माला बाड़ा ने इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज्य में आज आदिवासी ही सुरक्षित नहीं हैं और आए दिन झारखंड में बलात्कार और हत्याएं जैसी घटना होती रहती है, जिससे राज्य की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। हुआ है 9वीं क्लास की जो बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे बहुत ही शर्मनाक घटना है और आज हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी पीड़िता परिवार से मिलने आए हैं और निश्चित तौर पर जब से झारखंड में हेमंत सरकार बनी है तब से यहाँ की बेटियों के साथ, बहनों के साथ हमेशा से बलात्कार और हत्या हुआ है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। वहीं गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने गुरुवार को पेटरवार थाना क्षेत्र के पिछड़ी में कोयला फैक्ट्री में छापा मारकर अवैध कोयला पकड़ने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को भी इसकी सूचना देने की बात कही है। चंद्रप्रकाश चौधरी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को फैक्ट्री से बाहर निकलने से रोका और समर्थकों ने सभी गाड़ियों के टायर की हवा निकाल दी। इस मामले में बोकारो उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी कोयले की जांच करने का आदेश दिया है। वहीं बोकारो एसपी ने कहा कि जांच में अगर अवैध कोयले की सत्यता पाई गई तो संबंधित फैक्ट्री और लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर कल रेड करूंगा, चाहे दुगदा हो या जहां भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में, या धनबाद या बाघमारा हो, जहां भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में होगा मैं उसको, अब मैं प्रशासन मैं जानता हूं उसके साथ मिला हुआ है। हमने सबको फोन किया, एसपी को फोन किया, डीआईजी को फोन किया, आईजी को फोन किया, लेकिन हाँ भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं। मैं आधा घंटा से रोड में खड़ा हूं, लेकिन कोई प्रशासन नहीं है। लास्ट में मुझे सूचना मिली कि गाड़ी निकल रहा है तो मैं खुद आकर यहाँ पर गाड़ी को रुका। वहीं सिमडेगा में धान की सरकारी खरीद के लिए लैंपस और पैक्स है, लेकिन अक्सर इन एजेंसियों में गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आता रहता है। सिमडेगा के बानो प्रखंड के हुड़दा लैंपस का पर आरोप ये लगा है कि धान लेकर यहां रसीद नहीं दी जाती है। शिकायत के बाद एसडीओ ने पूरे मामले की छानबीन की है। जांच में लैंपस दोषी पाए गए हैं। डीसी ने बताया कि रिपोर्ट उनके टेबल पर आते ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई ऐसी होगी जिससे धान अधिप्राप्ति रुके नहीं। काफ़ी दिनों से हुड़दा लैम्प्स में धान लेने का से संबंधित विभिन्न प्रकार के कंप्लेंट्स जो हैं वो आ रहे थे, चाहे वो बुक कीपिंग को लेकर हो या रिसीविंग को लेकर हो या अमाउंट को लेकर हो। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर जो है बार बार कंप्लेंट्स आने पर हम लोगों ने पहले जांच कराई और शुरुआती के जांच में हम लोगों ने डीएसओ को भेजा था। तो उनके भी कुछ फाइंडिंग्स ऐसा लगा कि वी नीड इवन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू और उसके आधार पर और जो हम लोग गहनता से कुछ रिपोर्ट तैयार किया जाना चाहिए। तो फिर एक एसडीएम की अध्यक्षता में जो है एक टीम पूरे लाव लश्कर के साथ गई थी, सभी मामलों पर जांच की है और प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ये क्लियर हो चुका है कि अभी तक जो है उसमें गड़बड़ी की पुष्टि वो की गई है उनके द्वारा। फाइंडिंग्स में डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही फिर इमीडिएटली हम जो है उस पर जैसे कार्रवाई होना है वो कार्रवाई करना होगा, टीम चेंज करना होगा, आखिर टीम चेंज करेंगे। कहते हैं कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इंसान हर उस सफलता को हासिल कर सकता है जिसकी वो इच्छा रखता है। न्यूज़ 18 की पहल बाइजू यंग जीनियस सीजन 2 में हमें कई ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो कर दिखाया है जो लगभग असंभव सा लगता है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही 3 जीनियस पर जो इस हफ्ते के एपिसोड में नजर आएंगे। Music has no language but an innate ability to make you feel. My name is Rahul Vellal
and I've been a student of Carnatic music for the past 10 years. I've performed in 6 languages till now. It's Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Marathi and Gujarati as well. He always enjoyed performing in front of large audience. He never had any fear even at a very young age. One thing we have always kept Rahul out of is what his social media presence is. We have kept him out of it. We wanted to be as pure as possible. I would definitely want to be a student of Carnatic music forever throughout my life, and I would love to sing Carnatic music in every corner of the world. मेरा मानना है कि if you come across any problem, try to solve it. Whether or not you succeed in the first attempt, if you persist, you will succeed. मेरा नाम जूही केसकर है. I'm in 10th grade. मैं 15 साल की हूँ and I live in Pune. मैंने एक डिवाइस क्रिएट किया है. I have named it J Tremor 3D. This device is for patients with Parkinson's disease. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. I am also a big fan of hers. और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड.